हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर के अंदर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। जब कंडक्टर के ऊपर है जो बैटरी अप्लाई की जाती है, सेल अप्लाई किया जाता है, तो उसके अंदर एक करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट मोशन करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हम कंडक्टर के अंदर है जो चार्ज कैरियर्स की मोशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन किस टाइप से होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले मैं टॉपिक में ले रहा हूँ बच्चों, मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। इन कंडक्टर बच्चों, कंडक्टर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी है जो हमने डिस्कस किया था। कंडक्टर्स के अंदर है जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एटम्स के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, एटम्स आर फिक्स्ड इन ए लैटिस स्ट्रक्चर। एक लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर वो फिक्स रहते हैं और उनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर फ्री टू मूव अराउंड द विद इन द होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वो उसके कंडक्टर के अंदर है जो मोशन करने के लिए फ्री होते हैं। और बच्चों, उनकी जो मोशन होती है वो रूम टेम्परेचर के कारण होती है, दैट इज़ द थर्मल मोशन। और मैंने ये भी बताया था थर्मल मोशन के अंदर है जो VRMS यानी उनकी RMS स्पीड का फॉर्मूला जो है √3 kT/m। अंडरस्टैंड? तो उससे बच्चों इनकी इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल मोशन के कारण जो स्पीड बनती है दैट इज़ वेरी हाई। वो है जो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, वो है नियरली 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है जो वो वेलोसिटी है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन इतनी हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका किसी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जो है वो नहीं है। दे आर फ्री टू मूव अराउंड द होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। उनकी मोशन कंप्लीटली रैंडम टाइप की है। दे हैव नो प्रिफर्ड डायरेक्शन, कि कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन भी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की उनकी टेंडेंसी या वो नहीं होती है। दे हैव इक्वल टेंडेंसी मूव इन एवरी डायरेक्शन। उनकी हर डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी इक्वल है। अंडरस्टैंड? रैंडम मोशन जब वो करते हैं तो दे कोलाइड विद द स्टेबल आयंस, वो स्टेबल आयंस से जो कोलाइड भी होते हैं। अंडरस्टैंड? और उनकी चूंकि रैंडम मोशन है तो उस रैंडम मोशन के कारण उस कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम एक एरिया सेलेक्ट कर लें तो उस एरिया के थ्रू लेफ्ट से राइट जितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हैं थर्मल मोशन के कारण उतने के उतने ही है जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट राइट टू लेफ्ट भी ट्रेवल कर जाते हैं। तो करंट इन दैट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो बिकॉज नो नेट चार्ज ट्रांसफर ऑकर्स देयर थ्रू दैट सेक्शन। अंडरस्टैंड? तो फिर जनरली ये जो हमारे पास कोई कंडक्टर का पीस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके अंदर थर्मल मोशन तो है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर, दे आर कंप्लीटली मूविंग कंटिन्यूसली रैंडम मोशन। लेकिन है जो बच्चों उसके कारण आपको कोई करंट है जो कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जिसका कारण मैंने अभी भी बताया आपको। अंडरस्टैंड? लेकिन बच्चों, सिचुएशन इज डिफरेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, दैट इज वेक्टर F = Q × वेक्टर E। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए एक स्मॉल q जो है वो -E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है, तो वेक्टर F = -E × वेक्टर E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनके ऊपर है जो एक फोर्स वर्क करेगा और उस फोर्स के कारण एक एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स के लगने के कारण वो है जो 2D मोशन करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जो जब वो थर्मल मोशन कर रहे थे तो दे कोलाइड विद द स्टेबल आयंस। अंडरस्टैंड? और वो सक्सेसिवली है जो दो कंटिन्यूस कोलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, बैटरी को आप बैटरी से आप है जो उसके एंड्स को कनेक्ट कर दोगे तो उस समय एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। तो उस कंडीशन के अंदर है जो ध्यान रखना उनके ऊपर एक कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन वर्क करता है। वेक्टर A = स्मॉल e इंटू वेक्टर E / m। और उस एक्सीलरेशन के कारण जो कि कांस्टेंट नेचर का है, उनकी मोशन है जो 2D मोशन हो जाती है। 2D मोशन
क्योंकि उनका डिस्प्लेसमेंट है जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होने लगता है। क्यों होने लगता है? दे एक्वायर एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन अ पॉजिटिव वेक्टर ई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, उसके कारण वो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेन करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो बच्चों मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, अंडरस्टैंड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सीलरेटेड भी है, और स्टेबल आयन तो अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में से पास होते हैं तो कॉलिजन उनका है जो फ्रिक्वेंटली होता रहता है। क्यों होता रहता है? कि बिकॉज एटम्स आर पॉजिटिव एटम्स, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसका न्यूक्लियस और उसके बाद है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। तो फिर है जो बच्चों उनके बीच में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो चूंकि वो स्टेबल आयंस अपनी ही जगह पर वाइब्रेट हो रहे हैं थर्मल मोशन के कारण, तो उनके कॉलिजन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन से जो उनके बीच में से पास हो रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है जो कॉलिजन करते करते आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गेन करते हैं तो वो स्पीड अप होते हैं, लेकिन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ही वो स्पीड अप होते हैं। और जब दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में जब वो स्पीड अप होते हैं तो वो उस दौरान है जो चूंकि उनकी मोशन एक्सीलरेटेड है तो देयर स्पीड इंक्रीजेस, उनकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अंडरस्टैंड। लेकिन उस वेलोसिटी के इंक्रीज होने के कारण या स्पीड के इंक्रीज होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, इट इज ट्रांसफर्ड टू द आयन whom दे कॉलाइड, जिससे वो कॉलिजन कर रहे हैं उस स्टेबल आयंस को अपनी इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। दैट्स वाई दे मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट्स नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, the velocity with which electrons get drifted towards the positive terminal of battery or cell when the conductor is connected to cell or battery, understand? The velocity with which electron get drifted towards the positive terminal of battery or cell when the conductor is connected to cell or battery। और वेलोसिटी है जो बच्चों किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट है जो पाई गई है, आप है जो इसको मॉडिफाइड इस टाइप से बोलेंगे, द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल व्हेन द कंडक्टर इज कनेक्टेड टू सेल और बैटरी, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इसके बारे में कुछ मैं पॉइंट्स टाइप के बना देता हूं जिससे आपको है जो इसको लर्न करने में, इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी, अंडरस्टैंड। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर nearly equals to, it is the sign of nearly equals to 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, अंडरस्टैंड। किसी कंडक्टर के अंदर जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड,
ये सब बच्चों कंडक्टर्स हैं। तो मेटलिक कंडक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि कंडक्टर इन जनरल 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में पाए गए। दिस नंबर इज वेरी वेरी हाई। वी कैन इक्वेट दिस नंबर और दिस नंबर डेंसिटी विद द मॉलिक्यूल्स इन दिस रूम। इस रूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है ऑलमोस्ट उतनी की उतनी ही नंबर डेंसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स की किसी कंडक्टर के अंदर होती है। और इसीलिए हम जो कभी कभी है जो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गैस वर्ड भी है जो हम उसके लिए यूज़ करते हैं किसी कंडक्टर के लिए, क्योंकि उनकी है जो ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी बहुत हाई है बच्चों। तो 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब के अंदर है जो बच्चों पाए गए हैं। इसके बाद है जो दे मूव randomly on zigzag path with very high speed। वेरी हाई स्पीड, और इस हाई स्पीड को बच्चों थर्मल स्पीड बोलेंगे हम। इट इज द थर्मल स्पीड, अंडरस्टैंड। और थर्मल स्पीड जो बच्चों इस फॉर्मूले से जो डिसाइड होती है दैट इज द VRMS। ये एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला है, दैट इज 3 kT by small m। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, अंडरस्टैंड। अब जिगजैग पाथ के ऊपर उनकी मोशन है जो बच्चों कुछ इस टाइप की है, जैसे उसका कोलिजन इस यहाँ एक स्टेबल आयन से हुआ, इसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, इसके बाद इस पॉइंट पे उसने अगेन कोलिजन किया, इसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होने के बाद लेट है जो उसकी डायरेक्शन या फिर स्टेबल आयन से कोलाइड हुआ और कोलिजन करने के कारण है जो फिर इस डायरेक्शन में वो टर्न हुआ, या फिर कोलिजन हुआ और इस डायरेक्शन में वो टर्न किया, या फिर है जो वो टर्न कर रहा है। हर कोलिजन पर उसकी डायरेक्शन है जो रैंडमली चेंज होती है, अंडरस्टैंड। और वो इनकी हाई थर्मल स्पीड से VRMS जो है उसकी वो ऑलमोस्ट है जो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की है बच्चों VRMS। दैट इज़ वेरी हाई। ये बच्चों बहुत ज़्यादा स्पीड है, वेरी हाई, अंडरस्टैंड। और बच्चों इस टाइप की मोशन तो उस कंडक्टर में तब है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, यानी उस कंडक्टर को आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, उस समय उसकी ये सिचुएशन है बच्चों को। वो हाई स्पीड है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं और उनकी स्पीड 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है बच्चों। तो इस टाइप से है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, पहले मैं इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहूँगा। द स्टेबल आयन, बच्चों जिन आयन्स जो स्टेबल आयन्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, वो एक्चुअल में फिक्स्ड नहीं होते हैं बल्कि अपनी लोकेशन पे ही वाइब्रेट होते रहते हैं, अंडरस्टैंड। और वो किसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर, किसी कंडक्टर की लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो बच्चों जैसे इस प्लेस के ऊपर है, अंडरस्टैंड, लेकिन वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होता रहेगा बच्चों। जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस टाइप से वाइब्रेटरी मोशन वो करेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका एम्पलीट्यूड, अंडरस्टैंड। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका जो एम्पलीट्यूड है जो और बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इट इंक्रीजेस, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों है जो ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो थर्मल स्पीड भी बढ़ जाती है, क्योंकि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T टेम्परेचर इन केल्विन, अंडरस्टैंड। तो फिर थर्मल स्पीड भी बढ़ जाती है और एम्पलीट्यूड अगर बढ़ गया तो दे वाइब्रेट मोर विगोरसली, वो ज़्यादा है जो विगोरसली वाइब्रेट होते हैं। तो बच्चों उस समय जो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जिन फिक्स्ड आयंस जो कि अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहे हैं उनके बीच में से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड पहले स्मॉल था लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने में उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो देयर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग the electrons from the stable ions, understand। तो collision will be more frequent because speed is also increasing, understand। तो बच्चों ये वाली सिचुएशन है जो उस कंडक्टर के अंदर बनती है, ठीक है ना। अब बच्चों when battery is connected, बैटरी इज कनेक्टेड, जब आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो then
an electric field is set up in the conductor. कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। और बच्चों अगर आपके कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म टाइप का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। यूनिफॉर्म फील्ड, अंडरस्टैंड? यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड कब? क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो तो, जब उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म टाइप का है थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन अगर यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी जो सेट होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पैरेलल और इक्विडिस्टेंट उसके अंदर है, जो आप मान सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट, देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन कंडक्टर। अंडरस्टैंड? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण ये वाला फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q। Q की जगह लिखे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E एंड ये वेक्टर E। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर है जो मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ अगर लगा दूं मैं, तो बच्चों जो एक्सीलरेशन जो आपको मिल रहा है वो एक्सीलरेशन हो जाएगा वेक्टर A इक्वल्स टू -e वेक्टर E बाई m, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इस टाइप के, अच्छा ये फिर है जो चूंकि सिंस E और m इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास कांस्टेंट है, इम्प्लाइज वेक्टर A जो है एक्सीलरेशन वो भी बच्चों कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? उसका एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो बच्चों कांस्टेंट नेचर का होगा। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर है जो वेलोसिटी और फोर्स या फिर एक्सीलरेशन, फोर्स के कारण एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अंडरस्टैंड? तो अगर वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उस पर लगने वाला फोर्स या एक्सीलरेशन के बीच में अगर एंगल है तो उसकी मोशन बच्चों 2D होगी। अंडरस्टैंड? तो जैसे फॉर एग्जांपल है जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बच्चों उसके ऊपर फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू -E इंटू E इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना अगर इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है फोर्स, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी मोशन है जो बच्चों इस टाइप की हो सकती है। अंडरस्टैंड? इस टाइप की, यानी उसकी मोशन है जो कर्व्ड मोशन होगी, कर्व्ड। अंडरस्टैंड? इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन तभी होगी जब फोर्स की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल हो, या तो जिस डायरेक्शन वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो उसी डायरेक्शन में उसे फोर्स लग रहा हो, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। अंडरस्टैंड? या फिर चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट होता हो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। तो बच्चों इसकी मोशन है जो, ध्यान रखना कि 2D मोशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन कर रहे हैं जबकि फोर्स तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर लग रहा है। अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में देयर इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द force that is towards the positive terminal of the battery on electrons. That's why it moves in 2D motion, वो 2D motion के अंदर है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों अगर वो 2D मोशन में है तो फिर उसके लिए एक इक्वेशन लिखी जा सकती है, और उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा जो 2D मोशन के लिए हमने क्लास 11 के अंदर जो इक्वेशन पढ़ी थी वो इक्वेशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चों फॉर 2D मोशन, 2D मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है ना, वी कैन यूज फॉर्मूला वेक्टर V इक्वल्स टू वेक्टर U प्लस वेक्टर A इंटू T। अंडरस्टैंड?
हम इस टाइप के फॉर्मूले को अपन यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि लेट वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अंडर थर्मल मोशन। वो थर्मल मोशन के अंदर है, यानी आपने बैटरी से कनेक्टेड नहीं किया है। तो व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्ट नहीं है, कनेक्टेड है ना, दैट इज मोशन इज थर्मल मोशन। उस समय मोशन थर्मल टाइप की है, रूम टेम्परेचर के कारण है। अंडरस्टैंड। लेट द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सी? थर्मल वेलोसिटी। कौन सी? थर्मल वेलोसिटी बी, वेक्टर बी, वेक्टर u1 कॉमा वेक्टर u2, अंडरस्टैंड, कॉमा वेक्टर u3 सॉन, वेक्टर un भी कह सकते हो आप, इट इज वेक्टर un, है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन u एवरेज, उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एवरेज, जो कि बच्चों हो जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर u3 सॉन वेक्टर u1 डिवाइडेड बाय n, और आपको इसको 0 लिखना होगा। थर्मल वेलोसिटी के कारण आपको कोई करंट है जो उस कंडक्टर में किसी भी डायरेक्शन में नहीं मिलती है। मतलब आप उस कंडक्टर के अंदर कोई है जो एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो उस एरिया से जो लेफ़्ट टू राइट जो चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है थर्मल मोशन के कारण किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, ऑलमोस्ट उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है जो राइट टू लेफ्ट भी उसमें मूव कर जाते हैं, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी की कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होती है। अंडरस्टैंड। तो उनका किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की उनकी टेंडेंसी नहीं है। दे हैव इक्वल टेंडेंसी टू मूव इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, उनकी हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी इक्वल है। तो लेट लेफ्ट टू राइट है जो 100 इलेक्ट्रॉन क्रॉस होते हैं, तो राइट टू लेफ्ट भी है जो किसी सेक्शन से, किसी पार्ट से, किसी पॉइंट के ऊपर कोई हमने सेक्शन ले रखा, उससे जो राइट टू लेफ्ट भी उतने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाते हैं। तो नेट चार्ज ट्रांसफर थ्रू दैट सेक्शन और एरिया इज जीरो। दैट्स वाई वी डू नॉट ऑब्टेन एनी करंट ड्यू टू थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन के कारण उनकी थर्मल मोशन की जो वेलोसिटीज़ है उनके एवरेज को आपको 0 रखना पड़ेगा। अगर आप इसको 0 नहीं रखते हैं तो इसका मतलब देयर इज एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन, देयर इज एनी ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो दैट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू ए करंट। इसका मतलब आपको एक करंट मिलेगी। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट चार्ज ट्रांसफर है, तो इट मीन्स वी आर गेटिंग current in opposite to motion of electron, but this is not observed, never observed. When a conductor is placed here, we do not get any current from that conductor because battery is not applied there, no electric field is present, motion is completely thermal motion is random motion, so no net charge transfer through any section is always 0. तो आपको जो थर्मल वेलोसिटी इसका एवरेज आपको 0 लेना पड़ेगा। अब बच्चों हमें दूसरी सिचुएशन कि जब आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, लेट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड, देन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, then at any given instant of time, the velocities of electrons B, vector v1, vector v2, vector v3 so on, vector
Vn। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेक्टर V1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की वेक्टर V2 है, थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेक्टर V3 और लास्ट nth इलेक्ट्रॉन की nवें इलेक्ट्रॉन के लिए ये वेलोसिटी वेक्टर Vn है। कब? जब आप बैटरी से कनेक्ट कर चुके हो और उसकी थर्मल वेलोसिटी के ऊपर एक वेलोसिटी और सुपर इम्पोज हो गई है, दैट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट इज ड्यू टू मोशन अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण है जो वो मोशन है जो उसके अंदर और ऐड हो गई, दैट इज द एक्स्ट्रा वेलोसिटी कंपोनेंट इन अपोजिट टू वेक्टर ई। दैट्स वाई थर्मल वेलोसिटी को आप वेक्टर U1, वेक्टर U2, वेक्टर U3 से डिनोट कर रहे थे, लेकिन हमने जो इस बार वेलोसिटी को वेक्टर V1, वेक्टर V2, वेक्टर V3 उसके लिए नोटेशन हमने अलग रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये वेलोसिटी किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर है। अंडरस्टैंड? अब बच्चों उसके लिए हमें जो इक्वेशन तो इस टाइप की लिख सकते हैं हम, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन इस टाइप की इक्वेशन फॉलो करता है, क्योंकि ये जो उसकी मोशन है जो फॉर 2D मोशन है, उसकी मोशन है जो 2D मोशन है। अंडरस्टैंड? तो उसकी मोशन एक तरीके से बच्चों मॉडिफाइड हो रही है, मोशन इज मॉडिफाइड, और मैं उस मॉडिफाइड मोशन को है जो थोड़ा बना के भी बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे केवल मैं थर्मल मोशन को अगर रिप्रेजेंट करूं, ये आपके पास कंडक्टर, अंडरस्टैंड? तो थर्मल मोशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन वो जो मोशन करेगा वो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी। अंडरस्टैंड? व्हेन E इक्वल्स टू 0 नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इट इज़ द फिगर 1। लेकिन जब बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उस कंडीशन के अंदर मोशन उसकी मॉडिफाइड हो जाती है और मोशन दो कॉलिजन के बीच में कर्व्ड टाइप की रहती है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल अगर आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये कंडक्टर है आपके पास, सॉलिड कंडक्टर, अंडरस्टैंड, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर देयर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अंडरस्टैंड, इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो बच्चों अब मैं अगर है जो इसके अंदर है जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अगर बताना चाहूँ तो मेरे को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मैं हटा देता हूँ, अंडरस्टैंड, फिर मैं केवल इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताऊँगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा कर्व्ड मैंने ज़्यादा दे दिया है, कर्वेचर, इस टाइप की मोशन, इस टाइप से, सॉरी, उसकी मोशन है जो इस टाइप से होने लगेगी, यानी वो इस डायरेक्शन के अंदर स्लाइटली दे स्टार्ट डिस्प्लेसिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, मतलब उसका पर्टिकुलर इस डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। अंडरस्टैंड? मैं एक और फिगर बनाता हूँ, जैसे ये फिगर 2 था, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल मोशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड, ये स्टेबल लाइन से कोलिजन के कारण उनकी डायरेक्शन चेंज हुई। अब बच्चों ये कंटिन्यूस लाइन वाला जो ये ने जो मैंने पाथ बनाया जिगजैग पाथ, वो कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अंडरस्टैंड? अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो जाता है इस डायरेक्शन में तो फिर बच्चों ध्यान रखना वो इस डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं तो उनकी मोशन है जो कुछ बच्चों इस टाइप से होगी। डैश्ड लाइन से मैं इनकी मोशन को बता रहा हूं बच्चों। ये देखो बच्चों, किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इट इज द ड्रिफ्ट, अंडरस्टैंड? इससे इतना डिस्प्लेसमेंट उसका प्रोड्यूस हुआ है, इट इज द ड्रिफ्ट। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू वेक्टर ई, अपोजिट टू वेक्टर ई। इसके बाद एक बात और इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ ये डैश्ड लाइन से जो उसका पाथ जिगजैग पाथ बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होने के बाद है, ठीक है ना बच्चों? मैंने यहाँ तो है जो वैसे उसको स्ट्रेट लाइन रखा है, लेकिन ये पाथ एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कौन सा वाला? ये डैश्ड लाइन वाला जो पाथ है, इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड एक्चुअल में, बिकॉज
मैंने बताया था इसका कारण क्या है, क्योंकि उनकी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल है, तो एंगल के कारण उनकी मोशन है जो क्या होगी, 2D मोशन होगी। और 2D मोशन दैट इज़ द मोशन इन ए प्लेन, वो स्लाइटली है जो फोर्स फील करेंगे अपोजिट टू वेक्टर ई, तो उनकी थोड़ी थोड़ी सी जो ड्रिफ्ट थोड़ा सा वो स्लाइटली है जो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिस्प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो बच्चे 3 फिगर है, ये कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो फिर कॉलिजन्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। अंडरस्टैंड। और फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो है जो उनकी मोशन कर्व्ड मोशन होती है और वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जो स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, जिसको मैंने इस फिगर में बता रखा है। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी v1 है ना। लेट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, वेक्टर v1, उसकी अभी इस समय वेलोसिटी v1 है। अंडरस्टैंड। और उसकी थर्मल वेलोसिटी मतलब लास्ट कॉलिजन जो किया उसके बाद जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो थर्मल मोशन के कारण है, उसकी बात हो रही है। मतलब वो कॉलिजन करते ही जब इमर्ज होता है तो दैट इज द थर्मल वेलोसिटी, और वो उसकी थर्मल वेलोसिटी है वेक्टर u1। अंडरस्टैंड। और ये उसका एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण। और बच्चों ये टाइम विच इलेप्सेस सिंस इट्स लास्ट कॉलिजन, पिछले कॉलिजन से इस टाइम तक का, जिस टाइम पर हम इस वेलोसिटी को है जो कैलकुलेट कर रहे हैं, उस टाइम तक का टाइम है वो। अंडरस्टैंड। मतलब पिछला कॉलिजन और अभी इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इस मोमेंट यानी अभी वाले t मान रहा हूं मैं, है ना, तो उस मोमेंट के ऊपर है जो उनके बीच का टाइम है, पिछले कॉलिजन से लेके अभी इस समय जो टाइम हो रहा है, जिस टाइम पे मैंने ये वेलोसिटी ली है, वो टाइम है जो इट इज द टाइम इलेप्स्ड सिंस इट्स लास्ट कॉलिजन, और v वेक्टर u1 इज द थर्मल वेलोसिटी। अंडरस्टैंड। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लें, तो उसकी वेलोसिटी अभी वेक्टर v2 है, और u2 उसकी थर्मल वेलोसिटी है, और एक्सीलरेशन उसमें भी a है, और लेट उसने पिछला कॉलिजन सम t2 टाइम बिफोर किया है। अंडरस्टैंड। t2 इज द टाइम इलेप्स्ड सिंस इट्स लास्ट कॉलिजन। सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी अभी वेलोसिटी वेक्टर v2 है, उसने t2 टाइम पहले, है ना, अपना पिछला वाला कॉलिजन किया था। अंडरस्टैंड। उस समय उसकी थर्मल वेलोसिटी, जब वो कॉलिजन करके निकला था, उस समय उसकी थर्मल वेलोसिटी वेक्टर u2 थी। अंडरस्टैंड। तो सो ऑन हम है जो अदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा वेक्टर v3 इक्वल्स टू वेक्टर u3 प्लस वेक्टर a, इट इज t3 इज द टाइम इलेप्स्ड सिंस इट्स लास्ट कॉलिजन। अंडरस्टैंड। तो सो ऑन अगर हम इसको जनरलाइज कर दें तो वी कैन राइट फॉर nth इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा बच्चों वेक्टर v1 इक्वल्स टू वेक्टर u1 उसकी थर्मल वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन जो कि कांस्टेंट नेचर का है, इंटू tn इज द टाइम इलेप्स्ड सिंस इट्स लास्ट कॉलिजन। अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं सब इन इक्वेशंस को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो एडिंग ऑल दिस इक्वेशन। अंडरस्टैंड। तो हम ऐड कर देते हैं इन इक्वेशंस को। वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 सो ऑन वेक्टर vn। अंडरस्टैंड। और बच्चों में जो राइट साइड में हो जाएगा वेक्टर u1 थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इट इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, इट इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन, सो ऑन u1 it is the thermal velocity of nth electron plus vector a into t1 plus t2 plus t3 so on tn। इस टाइप से हम उन सब इक्वेशंस को ऐड करने पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि स्मॉल n है,
तो मैं पूरी इक्वेशन को स्मॉल n से डिवाइड करने जा रहा हूँ, अंडरस्टैंड, वेयर स्मॉल इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। उस कंडक्टर के अंदर, उस वायर के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर स्मॉल n है तो वी आर गोइंग टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय स्मॉल n, तो दैट इज v1 प्लस वैक्टर v2 प्लस वैक्टर v3 सो ऑन vector vn divided by n, here vector u1 plus vector u2 plus vector u3 vector u1 divided by n plus vector a t1 plus t2 so on tn divided by n, अंडरस्टैंड। अब बच्चों मैं एक टाइम डिसाइड करता हूं, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम, अंडरस्टैंड। लेट जो इन सब का एवरेज होगा, इन ये जो टाइम है t1 t2 प्लस t3 सो ऑन tn डिवाइडेड बाय n, इसको मैं एक जो टाइम डिसाइड करता हूं दैट इज टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। It is the average of all such t1, t2, t3 so on tn times, t1 plus t2 plus t3 so on tn divided by n, understand। अब बच्चों अभी हर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 सो ऑन वेक्टर vn, लेकिन बच्चों किसी इलेक्ट्रॉन ने t1 टाइम पहले कॉलिजन किया था, उसका पिछला कॉलिजन t1 टाइम पहले हुआ, किसी इलेक्ट्रॉन का t2 टाइम पहले हुआ। इसका मतलब है जो सब कॉलिजन्स जो है किसी फिक्स इंटरवल के से पहले नहीं हुए थे, अंडरस्टैंड। उनका कॉलिजन टाइम जो था, या कॉलिजन टाइम मीन्स जो पिछला कॉलिजन जो हुआ उससे अब तक का जो टाइम था वो सब इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिजिनल टाइम है, एक्चुअल टाइम, वो से ज़्यादा है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो ओरिजिनल टाइम है पिछले कॉलिजन से अब तक का जो टाइम है वो इस से कम भी हो सकता है। तो इट इज़ द ऑन एंड एवरेज टाइम बिटवीन द टाइम लेफ्ट सिंस देयर लास्ट कॉलिजन्स, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम ये मान लें ऑन एंड एवरेज टाइम इज या टाउ, अंडरस्टैंड, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। मतलब वो टाइम है जो कि रिलैक्स का मतलब आराम करना, अंडरस्टैंड। मतलब इस टाइम तक हम ये मान लें कि उनका कोलिजन इस दौरान तो नहीं हुआ था, अंडरस्टैंड। तो इज द एवरेज टाइम, अंडरस्टैंड। तो इन सब टाइम का वो एवरेज टाइम रिलैक्सेशन टाइम है, अंडरस्टैंड। तो बच्चों हम ये मान चुके हैं कि जो उनका एवरेज टाइम टाइम पहले है जो उनका अपने स्टेबल आयन से उनका कोलिजन हुआ था, पिछला वाला कोलिजन, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन के अंदर है जो बच्चों, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा। और बच्चों ये है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज। और जब अब आप मान चुके हो, क्योंकि ऑन एंड एवरेज दे कोलाइड सम टाइम बिफोर द इंस्टेंट विच इज दिस टाइम से पहले वाला जो टाइम पहले उन सबके कॉलिजन्स हुए थे। तो बच्चों ये सब थर्मल वेलोसिटीज़ है जो टाइम बिफोर की हो गई। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, चाहे वो टाइम बिफोर हो, उनकी थर्मल वेलोसिटीज़ का एवरेज तो वो तो ज़ीरो ही रहेगा बच्चों। थर्मल वेलोसिटी का एवरेज आप किसी भी मोमेंट के ऊपर, किसी कंडक्टर के अंदर है जो किसी भी मोमेंट पे लो, उनका एवरेज तो जीरो ही रहता है। और जब आप ये मान चुके हैं कि हर इलेक्ट्रॉन सम टाइम बिफोर कोलाइड हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर थर्मल वेलोसिटीज़ का एवरेज ये तो बच्चों जीरो मान लिया जाएगा। क्योंकि टाइम पहले हम ये मान रहे हैं ऑन एंड एवरेज दे लेट दे कोलाइड सम टाइम बिफोर, then we can have the average of this term equals to 0. It is the average of their thermal velocities some time before, understand। तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। और बच्चों ये वाला जो एवरेज है ये तो VD हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इट इज VD और इट इज द एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटीज विच इज 0 और इट इज वेक्टर A इंटू टाउ, अंडरस्टैंड। But vector A equals to minus small e vector E by M implies VD equals to minus small e vector E M
इंटू टाउ। ये बच्चों रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम टो के अंदर। अंडरस्टैंड। अब बच्चों लेमैन नाम के साइंटिस्ट, लेमैन के अकॉर्डिंग आपका ये जो टो जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज टेकन एज सक्सेसिव टाइम, इट टेकन एज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इसको मान लिया गया है। अंडरस्टैंड, लेमैन के। और बच्चों ये टो जो है होता है इन जनरल है, जो टो जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑन 10 की पावर नियरली -14 सेकेंड का माना गया है। दैट इज़ द रिलैक्सेशन टाइम। यानी इस दौरान है जो इलेक्ट्रॉन का कोई कॉलिजन नहीं होता है। इट इज़ द एवरेज टाइम, अंडरस्टैंड, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। इसको लेमैन साइंटिस्ट की लैंग्वेज में इसको मान लिया गया है, क्योंकि एक्चुअल में क्या बच्चों कॉलिजन इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं कि दो कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम बहुत कम लगता है। तो अंडरस्टैंड, तो वैसे तो हम ये टो है जो थ्योरेटिकली तो है जो ये इस टाइम रिलैक्स है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट द एक्चुअल टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्यों? क्योंकि अभी वाला मोमेंट और अदर इलेक्ट्रॉन्स को आपने टो टाइम पहले जो ऑन एंड एवरेज कोलाइड होना बताया था। अंडरस्टैंड, तो अभी वाला टाइम पे थोड़ी कॉलिजन हो रहा है। अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी चूंकि इसके कुछ मोमेंट बाद जो कॉलिजन हो सकता है, तो हम है जो इस टाइम को जनरली है जो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली नियरली इक्वल्स टू एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी होगी। अब इसके अगला टॉपिक है, उसको हम बहुत डिटेल से जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।